हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति या विषय क्षेत्र। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते किसे हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी हम इरेस्टोथेनिस को कहते हैं। इन्होंने ही एक ज्योग्राफी का नाम की बुक लिखी थी और भूगोल का पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि भूगोल है क्या। भूगोल मतलब जैसे कि भूगोल मतलब ज्योग्राफी में चीज़ें क्या क्या होती है, जैसे पृथ्वी और वायुमंडल, ये सब के बारे में जानेंगे। इससे ही भूगोल है क्या। जैसे भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम पृथ्वी तथा उससे जुड़े पक्षों का वर्णन करते हैं। जैसे पृथ्वी और मानव के बीच जो संबंध है उसके बारे में जानते हैं कि भूगोल में होता क्या है। जैसे पृथ्वी कोई भी चीज़ देती है, तो पेड़ पौधे ये सब, तो इससे मानव को भी फ़ायदा होता है और मानव इसका उपयोग भी करता है, उसकी लकड़ियों का और उसके पेड़ पौधों का, उसकी जड़ी बूटियों का, तो इससे मानव को भी फ़ायदा होता है। इन दोनों के बीच संबंध है, इसे ही हम भूगोल कहते हैं। और हम जानेंगे कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है, एक तो प्रकृति और दूसरा है जीवन। प्रकृति में होता क्या, प्रकृति को हम भौतिक पर्यावरण में लेते हैं, मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक पर्यावरण। जैसे भूमि, जल, मृदा, जलवायु, पौधे, पेड़ पौधे, ये सारे हमारे प्रकृति भौतिक पर्यावरण में आता है। दूसरा है जीवन। जीवन क्या है, मतलब जैसे मनुष्य है, जीव जंतु है, इन्हें ही जो प्रकृति से चीज़ें मिली है उनका उपयोग करता है, सांस लेने में उपयोग करता है, पेड़ पौधों का, ऑक्सीजन्स का। तो इस सब में ही जो भी होता है, इन दोनों के बीच संबंध है, इसे ही कहते हैं मानवीय जगत से संबंध। अब हम बात करेंगे मानव के प्रकृतिकरण की। मानव का प्रकृतिकरण होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। मानव का प्रकृतिकरण मीन्स इसमें यह होता है कि जो प्रकृति है वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, उसी का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे मानव के प्रकृतिकरण में प्रकृति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और ये मानव का प्रकृतिकरण होता कब था, ये आदिम अवस्था में होता था। आदिम अवस्था मीन्स जैसे जब आदिवासी लोग होते थे उस अवस्था को आदिम अवस्था कहते हैं। आदिम अवस्था में मानव का प्रकृतिकरण होता था। आदिम अवस्था में लोगों को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, वो कुछ भी होता था सब सोचते थे प्रकृति की वजह से ही हो रहा है, उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था और वह खुद को ही प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था। जैसे अगर गर्मी है तो गर्मी में रहना सीख लिया, ठंड है तो ठंड में रहना सीख लिया, ऐसे खुद को ही प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था। और मनुष्य ही, और उस टाइम ऐसा होता था कि जो मनुष्य है वो प्रकृति की ही सुनता था और प्रकृति की ही पूजा करता था। मतलब कि प्रकृति को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता था और महत्वपूर्ण मानता भी था, और इसीलिए वो प्रकृति की सुनता भी था और प्रकृति की ही पूजा करता था। और जैसे कि बाढ़ आया, भूकंप आई, या फिर बिजली गिरी, या फिर कुछ भी हुआ, तो वो सोचते थे कि प्रकृति का प्रकोप है, कि प्रकृति, ईश्वर हमसे नाराज़ है, इसलिए बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, बिजली गिर रही है। और इसीलिए वो प्रकृति से डरते थे, प्रकृति से भयभीत रहते थे। और इसीलिए हम मानव को प्रकृतिकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकृति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती थी और उसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता था। और इसी विचारधारा को हम पर्यावरण निश्चयवाद भी कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रकृति का मानवीकरण। जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि प्रकृति का मानवीकरण होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ रहा है, वो प्रकृति के नियमों को समझ रहा है, वो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल रहा है। जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे पहले के लोग होते थे वो गर्मी में ही रहते थे, तो गर्मी होती तो गर्मी में ही रहते थे, ठंड होती तो ठंड में ही रहते थे। और अब के लोग क्या, जैसे गर्मी है तो AC, फैन, ये सब का उपयोग करके गर्मी से राहत पाते हैं, और जैसे ठंड होगी तो हीटर का यूज़ कर लेंगे। और जैसे उन्होंने धीरे धीरे उनके प्रकृति के नियम को समझा और प्रौद्योगिकी का भी विकास किया, जिससे मनुष्य का भी विकास हुआ। जैसे आपको दिख ही रहा होगा, धीरे धीरे मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझा और प्रौद्योगिकी का विकास किया। ठीक है, प्रकृति का उपयोग करके मनुष्य ने खुद का भी विकास किया और मनुष्य ने खुद के अनुसार प्रकृति को ढाल लिया। जैसे गर्मी में AC का उपयोग, ठंड में हीटर का उपयोग। और जैसे उसने वायु के नियमों को समझ के वायुयान बना दिए, हवाई जहाज, ये सारे बना दिए, जिससे लोगों की जीवन शैली आसान हुई, लोगों को एक दूसरे जगह आने जाने में आसान हुआ, टाइम बचा। और ऐसी वो और भी चीज़ें का निर्माण करते गया। और जैसे कि इसी विचारधारा को विद्वानों ने संभववाद का नाम भी दिया है। और इस प्रकृति जैसे हमें अवसर प्रदान करती जाती है और मनुष्य उसका उपयोग करते करते नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, नई नई निर्माण करता है। और अब मनुष्य प्रकृति से भयभीत नहीं होता। जैसे भूकंप आ रहा है तो उन्होंने अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं, और जैसे कोई भी चीज़ हो रही है तो वो उसने सब चीज़ के लिए अपने की सेफ्टी बरती है।
और इसीलिए वो भयभीत में डरता भी नहीं है। बात करेंगे नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा होती क्या है? ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इनका जो पर्यावरण निश्चयवाद है और संभववाद, इसके बीच के मार्ग को नवनिश्चयवाद कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने कहा था रुको और जाओ, इसी का नाम नवनिश्चयवाद है। इन्होंने कहा है कि मानव अब प्रकृति से डरता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रकृति का उपयोग कर रहा है, पेड़ पौधे काट रहा है, नगर बनाया जा रहा है, खुद का विकास कर रहा है, जिससे प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनका मतलब है कि विकास तो करो लेकिन ऐसा करो जो सीमा में हो, प्रकृति का भी बची रहे और मनुष्य का भी विकास होता रहे। और जैसे कि वो पेड़ पौधे काट रहा है और जैसे गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और प्रदूषण हो रहे हैं तरह तरह के, और भूमंडलीय ताप, ग्लेशियर्स पिघल रहे इतनी गर्मी के मारे। इसीलिए इन्होंने कहा कि रुको और जाओ, विकास तो करो लेकिन सीमा में रहकर। इसी को नवनिश्चयवाद कहा गया। हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया ज्योग्राफी का। अगर अब हम मिलेंगे सेकेंड चैप्टर में ज्योग्राफी के। अगर आपको कोई भी डाउट हो उस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं।